हम्म तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत स्टैटिक विभव। ऑफ कोर्स, क्या हम एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, अब वो टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है। लेट अस कंसीडर कि ये एक मैंने क्यू चार्ज करा, बड़ा वाला, ठीक है। अभी बड़ा वाला क्यू जो है, अरे यार शिट, जो बड़ा वाला क्यू है, अब प्लस चार्ज है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर भेज रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र इधर उधर जा रहा है। फिर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज छोटा वाला, ठीक है, जिसको मैंने इंफिनिटी से लाया, कहीं से लाया बहुत दूर से, किसके तरफ ले जा रहा हूं मैं ले जा रहा हूं इसको ये बड़े चार्ज की तरफ से। अब क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, तो उसको तब भी मैं अपने हिसाब से इधर धीरे धीरे ला रहा हूं, धीरे धीरे ला रहा हूं। तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये जो मैं वर्क कर रहा हूं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को मैं बोलता हूं विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये पर यूनिट चार्ज को मैं इधर लाने के लिए जो कार्य कर रहा हूं, इसी को मैं बोलता हूं विद्युत विभव। एक और चीज, और क्या होता है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो उसको अपोज करेगी, तब भी मैं इसको एक माइनस क्यू वाले को इधर साइड ले जा रहा हूं। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल जो है, जो आपका ई है, उसके साथ उसका रिलेशन आता है, देखो नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है मतलब रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। डिस्टेंस दोनों के बीच में जो भी रहेगा आर, वो आपका रहेगा ये रिलेशन। ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, और आपका चैप्टर काफी हद तक इजी हो जाता है। याद रखना बस दो रिलेशन। क्या होता है, एक छोटे से चार्ज q को मैं प्लस q चार्ज की तरफ ला रहा हूं, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहा हूं। सपोज वो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर बिंदु का जो डिस्टेंस या फिर जो दूरी है वो r है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो कार्य, टोटल कार्य जो कर रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं W अपॉन क्यू, या वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज क्या, विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बाबा, समय पे ज्वाइन करा करो ना। ओके, ये हो गया। यूनिट क्या होती है सर, तो यूनिट क्योंकि पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट तो वी ही होती है। पर हाँ, वर्क डन, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने फिर आपको एक रिलेशन बताया, वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र विभव का ऋणात्मक प्रवणता है। प्रवणता मतलब डिस्टेंस के साथ जो चीज चेंज होती है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है सर, E इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या देके रखा है, v अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आई, के क्यू आर। मॉड में वो नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव का कोई रियल रोल नहीं है, ठीक है। तो आगे आपका के क्यू आर, और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर, ये आ गई आपकी v की वैल्यू। पूरे चैप्टर में एक चीज याद रखना, पूरे चैप्टर में आपने जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले पढ़े, आपको अगर कोई ये बोलता है कि आपको 20-30 हजार फॉर्मूले याद करना, नहीं, बस आपको इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले याद करना। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आपको खटखट खटखट आंसर मिलते आएंगे, देखना। अभी मैं करके भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। क्यू आपका क्या है, बिंदु आवेश या फिर पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसकी हमने बात करी थी। आर क्या है, दूरी है, कौन से, मेन चार्ज क्यू से, ठीक है। ई नॉट क्या है, निर्वात में आपकी परमिटिविटी या स्थैनिक नियतांक, ठीक है। यहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर अदिश क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एट जीरो, अनंत में जो विभव रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल मे और मे नॉट बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो पोटेंशियल हो सकता है जीरो हो, या फिर नहीं नहीं भी हो सकता है ना, तो दोनों चीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस को समझो। मान लो फिर से क्यू चार्ज रखा मैंने, यहां पे मैंने एक छोटा प्लस क्यू वन रखा, यहां पे मैंने एक छोटा प्लस टू क्यू रखा, एकदम कोने में मैं यहाँ पे प्लस क्यू थ्री रख दे रहा हूं, यहाँ पे प्लस क्यू फोर रख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण या विद्युत क्षेत्र इसके कारण जो बन रहा होगा,
वो ई बन रहा है, सब बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब इससे इसका डिस्टेंस कितना, R1 मान लेता हूं, इससे R2 मान लेता हूं, इससे R3 मान लेता हूं, इससे R4 मान लेता हूं। क्या होगा सर, अगर बहुत सारे चार्जेस है तो कुछ नहीं, कॉमन सेंस है। आप क्या करोगे, 1/4 पाई, वो 4, इसको रहने दो, के लिखो डायरेक्ट, के Q1 R1 लिख दोगे, प्लस के Q2 R2 लिख दोगे, प्लस के Q3 R3 लिख दोगे, प्लस के Q4 R4 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे के कॉमन है क्या, तो के को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। ये हो गया आपका पोटेंशियल V। ये आ गई V की वैल्यू, मतलब आप ऐड कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे सर ये समेशन क्या देके रखा है, समेशन देके रखा है वैल्यू। आई की वैल्यू 1 रखो, आई की वैल्यू 2 रखो, आई की वैल्यू, समेशन मतलब योग करना। ठीक है, योग करना, ऐड करते आओगे। यहाँ पे 1 रखा, तो जैसे मैंने 1 रखा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2, वो सॉरी R2। फिर मैंने आई की वैल्यू 2 रखी तो मैं ऐड कर दूंगा 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ये हो गया आपके बहुत सारे। अब इनफाइनाइट चार्जेस का यूज करो, ये फॉर्मूला वहां पे भी एप्लीकेबल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, या फिर आपकी जो स्थितिज एनर्जी ऊर्जा है वो क्या होती है सर, वो इस केस में होती है। अब मान लो वो जो छोटा चार्ज Q था और ये जो बड़ा चार्ज Q है, ठीक है, वही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा इधर उधर, इसको मैंने इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया Q को। अब यहाँ पे उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो ऊर्जा लग रही है, उसी को मैं स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ। क्या होती है सर पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2/R। ये आपका दूसरा फॉर्मूला गया, कुलम्स लॉ के इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं सर, अब ये भी देख लो, एक बहुत गजब का बहुत गजब का है ना ये। आपको बस देखो कितना छोटा सा करके रखा है मैंने, ताकि आपका दिमाग ज्यादा खराब ना हो इसमें। मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, इस छोटे से ये जो आपको फोटो दिख रही है ना उस पे। और अगर लगा कि क्वेश्चन में अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, अगर डिमांड करते हैं क्वेश्चंस कि हाँ इसको और डिटेल में पढ़ना है, तो मैं अलग से 5-10 मिनट की इस पे वीडियो बना दूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बट हमारे लिए अभी एग्जाम ओरिएंटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो इस छोटी से इसमें दिख जाएगी आपको। अ सरफेस वेयर पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इज सेम, एक ऐसा सरफेस, एक वह तल जहां हर बिंदु पर विभव समान हो। मतलब ये कि मान लो मैंने एक ऐसी कोई शीट ली, अब मैंने बोला कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, यहाँ पे पोटेंशियल V3 है, यहाँ पे पोटेंशियल V4 है, यहाँ पे जो विभव है आपका V5 है। अब मैंने इसको नाम दे दिया कि ये इक्वी पोटेंशियल है, समान विभव वाला जो तल है। तो इसमें फिर ये जो 4 वोर है ना सब हट जाएंगे, 1 2 3 5 2, ये हट जाएगा। और मैं कहीं पे भी जाऊं जो मुझे पोटेंशियल मिलेगा वो हर जगह वी ही मिलेगा। इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस या सम विभव तल। ठीक है, किसी ने हाथ उठाया है, जल्दी बता दो कौन है। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे क्योंकि, हाँ बोलो भारती। हाथ उठा के भूल गई वो। ओके, क्या, अब क्योंकि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वहां पे सभी जगह पोटेंशियल है, आपका विभव समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फिर चार्ज को, कोई चार्ज क्यू है, उसको इधर उधर कहीं पे भी ले जाऊं तो जो वर्क हमेशा है वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। वर्क हमेशा कैसे रहेगा, जीरो रहेगा। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपका एक प्रोबेबल इस बार पीएनएसटी का क्वेश्चन बन सकता है कि समविभव तल पर आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऑफकोर्स हमने अब इसको जितनी भी चीज हमने पढ़ी ना, ये फॉर्मूले जितने भी आपने देखे, हम इसको थोड़ा सा बड़े इसमें डिटेल इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब भी हमने पढ़ा कोई छोटा चार्ज क्यू है और वो हम उसको कोई बड़े चार्ज क्यू के तरफ ले जा रहे हैं, तो जितना भी वर्क डन है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज इसके,
ठीक है, वो क्या होता है सब, वो विभव होता है या फिर पोटेंशियल होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी या फिर जो भी नियतांक होता है वो क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव, कॉमन सेंस है, यहाँ पे हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल सर हमने पढ़ा था माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है माइनस क्यू, और प्लस क्यू दोनों को मैंने कितने डिस्टेंस से, 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, तो ये हमारा आ गया था विद्युत द्रव। ये आ गया आपका पी से डिनोट करते हैं q इंटू 2a कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, जैसे आप वैल्यू रखते हो तो v इज इक्वल्स टू, अब कैसे आया सर फॉर्मूला? फॉर्मूला मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, पर फिलहाल के कंडीशन में आप इसको ये समझ के रखो कि आपको पोजीशन वेक्टर नाम की चीज नहीं पता है। बहुत बच्चे ने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर नाम की चीज नहीं पता है, और यहाँ पे देखो नाम भी वही उसने, स्थानीय आपका वेक्टर होता है उसका, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बस उसको बहुत आसान लैंग्वेज में बता दूंगा कि क्या होता है। कुछ नहीं होता है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये जो वाला फॉर्मूला है इसको आप टेंशन नहीं लेना। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का केस अगर आता है या फिर विद्युत द्विध्रुव का केस आता है तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर याद रखना, बस इतना याद रखना, बस और कुछ नहीं। अब मैं से इससे पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका विभव बन रहा है उसके कारण सर क्या होगा, अब मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम वैल्यू क्या आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस की होती है, किस पे, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है जीरो पे, तो कॉस जीरो पे कितना हो जाता है 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी केपी अपॉन आर स्क्वायर। अगर मिनिमम वैल्यू, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी हो जाती है, 90 डिग्री पे जीरो हो जाती है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। तो मिनिमम जीरो डिग्री पे, वो सॉरी मैक्सिमम जीरो डिग्री पे और मिनिमम 90 डिग्री पे, ये हो गया आपका फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है कि हाँ पोटेंशियल ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला ये है, या तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव हो रहा है उसका फॉर्मूला ये है, तो आप डायरेक्ट अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगी उसमें, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम फॉर्मूला जो आया था वो आया था के क्यू अपॉन आर क्यूब, याद होगा, अगर सबको याद होगा तो ये आया था फॉर्मूला, ठीक है। आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब से प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मैं विभव का या पोटेंशियल का निकाल रहा हूं तो आर स्क्वायर से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। एक आर की ही कमी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या आपका विद्युत क्षेत्र है वो जब भी अपन इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो उस केस में आर क्यूब से प्रोपोर्शनल रहता है, और जब हम विद्युत विभव या फिर इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वहां पे जो v है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, आर स्क्वायर के। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी, समझने वाला क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं धुरी पर देखूं तो धुरी पे होता है वो के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मैं इक्वेटोरियल या फिर व्यास पे देखूं तो वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगेन कॉस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब भी हमने देखा, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, सेम की सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। की कॉन्सेप्ट अभी हमने रिवाइज करा था कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर आपको बहुत सारे चार्ज दे के रखे हैं तो आप उसका गणितीय योग निकाल लोगे, एल्जेब्रिक सम निकाल लोगे। अगर आपको देखना है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, याद रखना, ठीक है। अब एनर्जी भी हमने देख ली थी थोड़ी देर पहले, क्या होती है एनर्जी, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे अगर बहुत सारे चार्ज है तो वही वाला रूल जो हमने कहां पे यूज करा, यहां पे यूज करा, सेम की सेम आप वही रूल कहां लगा दोगे, यहां लगा दोगे। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो भी फील्ड है विद्युत धारा जो अपन ने देखी थी, अगर मुझे उसके बेसिस पे देखना है तो क्या होता, तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये जो W है ये एक कार्य था, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अगर एनर्जी की यूनिट देखी जाए तो सर वो भी जूल होती है, तो U अपॉन क्यू लिख सकता हूं मैं, तो U को क्या लिखूंगा, U इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये आ गया आपका फॉर्मूला, पहली चीज। अब क्या,
यू की अभी जो वैल्यू है आपको निकालनी है नॉर्मली, ठीक है, तो एक तो इससे आ जाएगी और दूसरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? यू इज इक्वल टू माइनस, अब ये कैसे आया सर, वो भी बता देता हूं। क्या बोला था मैंने? E इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन आर। देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन आर। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, तो आपका आ गया ये कितना, माइनस ई आर और क्यू। आर क्यू क्या होता है सर? आर क्यू होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर विद्युत द्विध्रुव। तो आ जाएगा माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा पी, दोनों के बीच में एंगल कितना था, कॉस थीटा का था। ये आ गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं है, पर मेरा मानना है ध्यान से अगर चीजें कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं बनता है तो जस्ट एक चीज बोलूंगा, जस्ट एक चीज बोलूंगा, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। जस्ट इसको रिवाइज करो मैं, और फिर देखो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। डू नॉट, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, ठीक है। बस अगर चीजें आपको समझ में आती है तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, चालकों का विद्युत स्थिति की। मैंने आपको गॉस लॉ पढ़ाया था, गॉस का नियम, तो उसमें हमें ये पता चला था कि किसी भी चालक के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ये आपको पता था। जितने भी चालक होते हैं उस पे जो चार्ज या आवेश होते हैं वो कहां पर होते हैं, उसकी सरफेस पे होता था। अगेन गॉस लॉ, ठीक है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, मतलब पूरा कंडक्टर में जो आपकी V की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये हो गया। सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल, चालक की सतह सम विभव तल होती है। वो तो इसी से पता लग गया कि अगर हर जगह आपका पोटेंशियल या विभव सेम है तो सम विभव तल हो गया वो। अब क्या, E जो है सरफेस से परपेंडिकुलर रहती है, ऑफ कोर्स ये आ गया नीट का क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन है डायरेक्ट, कि जो परपेंडिकुलर होती है। और देखो जस्ट फॉर यू मैं को बताऊं, नीट के क्वेश्चंस भी देखने पड़े थे, मैंने कल परसों ही देखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो इससे परपेंडिकुलर होती है, ये हो गया ओके। और परपेंडिकुलर कैसे होती है, तो मान लो सर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है वो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नहीं, यहाँ तो जीरो हो जाती है, तो अंदर तरफ भेजेगा नहीं, बाहर तरफ ही भेजेगा ना, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट, इंड्यूस चार्ज इन अ कैविटी, ठीक है। तो ये आपके लिए फिलहाल में उतना काम का नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो और कुछ नहीं है, वो है आपका धारित्र और धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। एक बार समझो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लगेगी क्लास कंप्लीट होने में, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, एक बार समझ लो काम खत्म। क्या होता है सर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अगर आपने कभी कैपेसिटर लाइफ में नहीं देखा होगा तो अगर आपने फैन पे जाना, फैन की जो ऊपर वाली कैप रहती है उसको ऊपर उठाना, एक व्हाइट कलर की चीज दिखेगी, वो व्हाइट कलर की चीज और कुछ नहीं है, कैपेसिटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, और क्या स्टोर करता है? एनर्जी को, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स। धारित्र एक यंत्र है जो दो चालक प्लेटों के बीच विद्युत आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करता है, विद्युत आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट चीज, कैपेसिटेंस क्या होता है? तो सर वो धारिता होती है। अब क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि ये हुआ कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे? V से। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है V से, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा विभव। इसके बदले एक कांस्टेंट आता है C, जिसको मैं बोलता हूं क्या? जिसको मैं बोलता हूं कैपेसिटेंस या फिर धारिता। धारिता वह मात्रा है जो प्रति इकाई विभव पर धारिता द्वारा संचित आवेश को दर्शाती है। यह आ जाएगा अब जैसे भी आपको याद रखना, Q इजिकल टू सी वी या C इजिकल टू क्यू अपॉन वी, जो भी आपको अच्छे से याद हो जाए, दैट इज अ गुड थिंग। यूनिट क्या होती है? जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, वैसे कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड। फेरेड से आया है फेरेड, ठीक है। क्या होता है फेरेड? तो सर फेरेड होता है प्रति चार्ज, एक कुलाम चार्ज पर यूनिट वोल्ट, एक कुलाम चार्ज पर यूनिट एक वोल्ट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इससे रिलेटेड है वो आता है डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक का मुझे हिंदी में नाम थोड़ा सा नहीं पता है, बट अपन डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। आशु, डॉली, डाइलेक्ट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी।
क्या? डायलेक्ट डायलेक्ट्रिक इन हिंदी? डायलेक्ट्रिक ही आता है ना इंग्लिश में भी। परा विद्युत लिखा है यहाँ पे, रुक जाओ मैं इसको लिख देता हूँ। परा विद्युत, ओके, डायलेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है डायरेक्ट डायलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब इससे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होगी। दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कैन पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कैन बी ए पोलराइज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ समझ गया, गुड। डाइलेक्ट्रिक कुचालक पदार्थ होते हैं जो विद्युत का संचालन नहीं करते, पहली चीज, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीकृत हो सकते हैं। ध्रुवीकृत हो सकते हैं मतलब अपनी पोलैरिटी ला सकते हैं। पोलैरिटी एक नया वर्ड आएगा, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं? तो सर दो टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर गैर ध्रुवी डाइलेक्ट्रिक और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक या फिर ध्रुवी डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर एंड पोलर, याद करने का तरीका, जितने भी कार्बन से बनने वाले हैं, जितने भी कार्बन से बनने वाले हैं, जितने भी सिंगल मॉलिक्यूल है O2 वाले, ये सब की सब जितने कार्बन से बन रहे हैं और जितने भी सिंगल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन और सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं नॉन पोलर की खासियत क्या होती है? सिमेट्रिक होते हैं या फिर सममित होते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, मतलब कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है। डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल, डायपोल नहीं होता है दोनों का। डायपोल मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू में डिवाइड नहीं होता है वो, ठीक है। कैन बी पोलराइज्ड ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, भारी विद्युत क्षेत्र द्वारा ध्रुवीकृत किया जा सकता है। बट रिमेंबर ये टॉपिक बस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा सा अभी समझने में काम में आएगा आगे। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे मुझे नहीं दिखा था कोई। क्या लिखा है? H2O, NH3, HCl या CO, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कार्बन वाला भी, देखो कार्बन वाला भी पर इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, देखो H नहीं है इसमें कहीं पे भी, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल हो जो एसिमेट्रिक हो, असममित हो, ठीक है, उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं हो रहा, अलग अलग है। जैसे HCl, ये H अलग Cl अलग, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कैसे हो गए? अलग अलग हो गए पोलर के केस में, ठीक है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परमानेंट डायपोल होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिस्टेंस r से है तो परमानेंट डायपोल भी आ गया। इन एन एक्सटर्नल फील्ड डायपोल अलाइंस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू से भेजी तो ये H है ना, ये H उठ के उधर भाग जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा इधर, तो फिर ऐसा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। तो मतलब क्या? इन एन एक्सटर्नल डायपोल अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र में यह द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। नेक्स्ट पोलर और नॉन पोलर, ये उसकी छोटे से समरी नोट से आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं बोलता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समान पट्टी या पट्ट धारित्र क्या होता है? हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वो ये पढ़ी थी कि जो आपका अगर आपको ये याद नहीं होगा तो मैं आपको इसको देखो लिंक करके एक फॉर्मूले से लिंक करा देता हूं तो आपको हमेशा आ जाएगा। क्या होता है? आपने रेजिस्टेंस आर पढ़ा है, वहां पे रो आता है, ए से प्रोपोर्शनल रहता है, एल से प्रोपोर्शनल रहता है। देखो ये सेम चीज यहाँ पे भी आ गई। ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, ये आपका परमिटिविटी हो गया, ठीक है, ये आपका ए की वैल्यू आ गई और ये एल की वैल्यू आ गई। मतलब जो आपका कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ए से और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किससे? एल से। मतलब अगर मैं प्लेट की, ये जो भी प्लेट है, ये देखो अभी प्लेट पे हम आएंगे, अगर मैं प्लेट, क्या? फिर अरे हाँ यार, मैं क्या करता हूँ यार, मैं आता हूँ ये दो फॉर्मूले में हमेशा फंसता हूँ। रुको 2 सेकंड, यहाँ पे एल अपॉन ए आएगा, सॉरी, और यहाँ पे ए अपॉन एल आएगा, ठीक है। हाँ बस इतना सा अंतर। ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच का डायरेक्ट रिलेशन है जो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एल ऊपर है, ए नीचे है, यहाँ पे ए ऊपर है और एल नीचे। ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ, जब अपन सीरीज और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना वहां पे आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है।
तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जहां पर C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू 8.85 जो भी होती है, आपको याद रखने का काम करना पड़ेगा। अब क्या होगा सर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक, या अभी इसकी बात हुई थी डाइलेक्ट्रिक की, अगर मैंने वो प्लेट के बीच में, अगर मैंने उस प्लेट के बीच में कोई ऐसा मटेरियल रख दिया, ये मटेरियल को मैं बोलता हूं डाइलेक्ट्रिक, इस मटेरियल को मैं बोलता हूं डाइलेक्ट्रिक, उसको मैं के बोलता हूं, और ये जो के है वो किसी भी चीजों के लिए अलग अलग होता है। आपको या तो वो एग्जाम में दिया रहेगा के की वैल्यू, अगर नहीं दिए तो फिर आपको ये सब वैल्यू दी रही होगी, आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। तो क्या होता है, सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और कुछ नहीं होता, आपका कैपेसिटेंस होता है। तो मतलब अगर आपको डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी है, आपको पुराने कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, तो आप नया कैपेसिटेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट, वैसे ये फिर से नीट लेवल का हो जाएगा, ये जो नेक्स्ट चीज ये मैंने इधर लिख के रखी है, ठीक है, वो नीट लेवल पे चल जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर पे मैं इस लेवल पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सी लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ए लिखा है, फिर कुछ अलग चीज लिख दी है। अलग चीज क्या है तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये आपकी प्लस क्यू वाली प्लेट है, ये आपकी माइनस क्यू वाली प्लेट है, मैंने बीच में रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, वो डी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डी है, और इसकी जो लंबाई है वो टी है। क्या है, टी है। तो अब देखो डी माइनस टी, डी माइनस टी तो एक खाली एरिया मिल गया आपको, अपॉन डी, और के टी अपॉन डी ऐसा लिखोगे तो आपको उसके बाद कैपेसिटेंस निकालना है, तो फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला डालोगे और आपका निकल जाएगा, और कुछ नहीं। क्या होता है, यहाँ पे देखो प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो आपकी एक प्लेट जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी, दूसरी जो प्लेट रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। इसको मैं किसी पोटेंशियल V से ऐड कर देता हूं, ऐड, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। जैसे ही मैंने इसको कंडक्ट कराया, अब देखो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर भेजेगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट है यहां से जो कनेक्टेड है, वो इसको किधर भेजेगा, वो उसको इधर भेजेगा। इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट होने लग जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण अब इधर उधर चार्जेस हो रहे हैं, तो फिर उसके कारण ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें चार्ज या फिर आवेश या फिर ऊर्जा या एनर्जी स्टोर होती है। बस इतना सा मैकेनिज्म है। आपको मैकेनिज्म समझने की इतना डीप में जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा या जितनी चैप्टर की थ्योरी है वो आएगी। फिर भी याद रखना ऐसा कुछ होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब देखो वहां पे मैंने एक चीज लिखाई थी कि यहाँ पर कहाँ गया, कैपेसिटेंस कहाँ गया, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस अभी बताया था, हाँ। यहां पर रेजिस्टेंस में क्या होता है, एल ऊपर ए नीचे रो आ जाता है। कैपेसिटेंस में चीजें कैसे हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर डी नीचे, सेम चीज यहां पे आपको दिख जाएगी। सीरीज में हमने क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, R1 R2 ऐसे ऐसे करके ऐड होते हैं। यहाँ पे देखो नीचे चल जाता है, रेसिप्रोकल में होता है सीरीज में। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे कैपेसिटेंस है, और अगर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए, जैसे ऐसे लगे हैं आपके कैपेसिटेंस, तो आपको C1 C2 दे के रखा है, देखो सीरीज में है, सेम चार्ज ऑन ऑल। सबसे पहली चीज क्या है, इन दोनों पे चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल डिवाइड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। बस यहाँ पे हो ये रहा है, वो 1/C के फॉर्म में आ रहा है, उल्टा आ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं पैरेलल में ले जाता हूं, तो देखो अब पोटेंशियल क्या हो रहा है पैरेलल में, कल ही हमने पढ़ा था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा और चार्ज जो है एडअप होता है, ठीक है, या डिवाइड हो जाता है, एडअप जो भी आपको बोलना है, ठीक है। ये आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आ गया। एकदम आखिरी में फिर जो फॉर्मूला आता है वो आता है कितनी एनर्जी स्टोर हुई दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू हाफ CV²। इसलिए आप कोशिश करना कि जो आपका ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, इससे याद रखना, ना कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V से। इससे ज्यादा बेहतर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। ये रखा,
1/2। अब मैं इसको किसी भी, अगर मान लो मेरे को सी की वैल्यू नहीं देखी, चार्ज की वैल्यू देके रखी है, तो मैं क्यू इजिकल्स टू क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ये जो सी है इसके बदले लिख दूंगा क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। हाँ या नहीं बोलो। जैसे ही मैंने हटाया वी से वी कैंसिल, ये आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला। मतलब अब मेरे पास चार्ज है और पोटेंशियल की वैल्यू है। अगर मान लो मेरे पास पोटेंशियल नहीं है, मात्र चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है, तो मैं वी को हटाऊंगा, तो वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन सी। 1/2 क्यू, क्यू अपॉन सी, तो आ जाएगा क्या अपन, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये आ गया आपका तीसरा फॉर्मूला। हर फॉर्मूला वहीं के वहीं घूम जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज, एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाल ली। एट लास्ट एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी मेरी एनर्जी सी है, ठीक है, यू है, जो भी आपको मानना है यू है, वो पर यूनिट वॉल्यूम जो रहेगी, पर यूनिट आयतन जो रहेगी, उसको मैं बोलता हूं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, छोटे यू से दिखाते हैं उसको। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी सर होती है हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर, वेरी गुड। डेंसिटी निकालना है तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, हाफ यहां करा मैंने इंटू वी स्क्वायर। ये वी थोड़ा ये याद रखना, ये ऊपर वाला जो वी है ना, ये पोटेंशियल वाला है, नीचे वाला आयतन वाला है। ठीक है, ओके। अब जो नीचे वी आया उसको मैं मीटर क्यूब में लिख दूं क्या, मीटर क्यूब, इसको मीटर स्क्वायर लिख देता हूं, फिलहाल मैं इसको मीटर लिख देता हूं। इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे मेरे पास बचा क्या, एक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर देकर रखा, हमें एक फॉर्मूला पता था। देखो मैं कितना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन देख लो, याद हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन देख ही लो, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व क्या होती है, तो वो होता है सर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा यू। एनर्जी क्या है, बड़ा यू अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब और कुछ नहीं, मीटर क्यूब। लेंथ आपकी होती है मीटर, लंबाई आपका मीटर होता है। आपका जो एरिया है या क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और आपका जो वॉल्यूम या आयतन है वो होता है मीटर क्यूब। ओके सर। एनर्जी क्या होती है सर, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वी। इसको मैं वी डैश मान लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सी क्या होता है सर, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। हाँ, तो वह हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इधर बड़ा वी स्क्वायर और नीचे वी डैश। अब ये मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है, और ये मीटर क्यूब में है। मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक एम, नीचे एक एम बचा। तो क्या आया मेरे पास, दो एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये डी के बराबर लिख दूं क्या, हाँ तो डी लिख दो, डी स्क्वायर आ गया। अब मैंने एक चीज पढ़ी थी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का रिलेशन, ऐसा कुछ था क्या, हाँ दिख गया सर। हाफ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह मैं ई लिख देता हूं, तो ये आ गया आपका ई स्क्वायर। और ये सेम चीज आपको यहाँ पे मिल गई। पर रिमेंबर वन थिंग, ये हमारा एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, मैं आपको प्रूव कर चुका हूं। तो रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको ऐसी कुछ चीजें दिखी, तो आप आइदर यूनिट पे खेलना सीखोगे कि हाँ यूनिट पे करना है, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो पूरे एग्जाम में क्वेश्चन में जहां भी फंसोगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या चीज यूज कर सकती हूँ, देखना क्वेश्चन जम जाएंगे आपके। ये आपके पूरे पॉसिबल फॉर्मूलेज है जो आपको इस चैप्टर में काम में आने वाले थे। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, धारित्र और धारिता से रिलेटेड। पोलराइजेशन हमने अभी उधर पढ़ा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। एकदम आखिरी जो टॉपिक है, अगेन वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके इसमें क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी में देके रखा है इसलिए। ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है, किसी भी छोटे से पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभव का यूज करके बहुत ज्यादा स्पीड देता है, और कुछ नहीं करता है। क्या, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों को त्वरित त्वरित करना। कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन और पार्टिकल फिजिक्स में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में यूज होता है। किसका, वेन डी ग्राफ जनरेटर का। जनरेटिंग हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंट, जहां पे बहुत ज्यादा आपको वोल्टेज जनरेट करना है, प्रयोगों में उच्च विभव को उत्पन्न करना, या फिर पार्टिकल को बहुत ज्यादा तरीके से भगाना, और कुछ नहीं। सीमाएं क्या है,
वेरी हाई वोल्टेज में कॉज एयर आयनाइजेशन, वेरी लार्ज स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर हायर वोल्टेज। विभव बहुत अधिक होने पर वायुमंडल आयनित हो जाता है, जिससे चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। अत्यधिक उच्च विभव के लिए बड़ी संरचना की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, दिस इज व्हाट, यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है खत्म। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो लेक्चर को फिर से जाके देखो, बट अभी हम प्रूफ करते हैं कि हमने जितना भी पढ़ा है